दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से यह है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग शर्मा। दुनिया को भारत से जोड़ती कहानियों के कार्यक्रम बीबीसी ग्लोबल इंडिया के साथ हमारी नजर होती है दुनिया भर के बदलते घटनाक्रम पर और साथ में यह भी कि भारत के लिए उसका क्या मतलब है। कार्यक्रम में सबसे पहले क्लाइमेट चेंज पर बात करने दुनिया के प्रमुख देश इकट्ठा हुए दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भारत के लिए क्या है इस बैठक के मायने। भारत की पहल पर अब 21 जून को मनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अमेरिका की योगा कैपिटल से खास रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे लंदन में दिख रही हैं भारत की छोटी लाइन की रेलगाड़ियां, ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर को प्रेमिका की श्रद्धांजलि। स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। कार्बन एमिशन में कटौती को लेकर भारत पर दबाव बढ़ रहा है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन भारत का साथ देता था, पर इस बार पेरू की राजधानी लीमा में हुई संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में चीन भी अमेरिका के साथ हो गया है। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, बता रहे हैं बीबीसी के पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का। पेरू की राजधानी लीमा में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक का लक्ष्य सीधा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की दिशा में कोई प्रगति हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके लिए विभिन्न देशों को कार्बन उत्सर्जन को और घटाने के बारे में संकल्प करना होगा। उत्सर्जन करने वाले दो बड़े देशों चीन और अमेरिका ने इस दिशा में पिछले महीने एक समझौता किए, मगर जानकारों को लगता है वो काफी नहीं। अमेरिका ने 2025 तक कार्बन गैसों के उत्सर्जन में 26 से 28% कम करने की हामी भरी, जबकि चीन ने 2030 तक कार्बन गैसों में कमी करने की बात की है। लेकिन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश भारत इस बारे में चुप है, जिसे लेकर लीमा बैठक में सवाल उठे। जो 2025 तक के टारगेट चाहिए थे, जो कि टाइम पीरियड की बात थी, वो नहीं आई है और उसको लेकर जरूर कहेंगे कि एक डिसअपॉइंटमेंट है। उम्मीद करते हैं कि क्योंकि जून तक भारत ने कहा है कि आईएनडीसी में अपने टारगेट्स, अपने प्लान्स वो देगी, तो जून तक में हम उम्मीद करते हैं कि 2025 तक का भारत अपना प्लान देगा। वैसे कई जानकारों को लगता है कि भारत ऊपरी तौर पर भले अड़ियल दिखे, मगर वो इस बारे में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। I think in the negotiations, India मुझे लगता है कि वार्ता दौर में भारत हमेशा से किसी बाध्यकारी समझौते को लेकर अनमना रहा है, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए थे जब वो वहां मुख्यमंत्री थे। तो मुझे उम्मीद है कि भारत जमीनी तौर पर इस दिशा में सही कदम उठाएगा। हालांकि वो वार्ता दौर में इसके लिए तैयार होता है कि नहीं, ये अभी देखना होगा, पर मुझे लगता है कि वो कुछ संकेत जरूर देगा। चीन और अमेरिका की घोषणा की आलोचना होते हुए भी कई लोगों का मानना है कि उस घोषणा से लीमा बैठक में सहयोग पहुंची है और इसीलिए यहां भारत ने काफी लोगों की ध्यान खींची है। जलवायु परिवर्तन की इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत पर एक दबाव है कि वो कार्बन उत्सर्जन कब से कम करेगा, उस साल की घोषणा करे। लेकिन भारतीय अधिकारियों का ये कहना है कि वे यहाँ उस तरह की कोई घोषणा नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि भारत उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना किस तरह से करता है। नवीन सिंह खड़का, बीबीसी लीमा। नवीन सिंह खड़का ने लीमा सम्मेलन में भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात की। उनका पहला सवाल यह था कि क्या भारत पर कार्बन उत्सर्जन में कटौती का दबाव बढ़ रहा है, खासतौर पर तब जब अमेरिका और चीन ने इसके लिए एक समय सीमा का ऐलान कर दिया है। नहीं, भारत तो पहले ही बहुत जोर से अपना दायित्व को निभा रही है और आपको पता है कि मोदी जी के आने के बाद तो मोदी जी खुद जलवायु परिवर्तन पर बहुत ही कमिटेड है और इसलिए उन्होंने 20,000 मेगावाट का जो हमारा लक्ष्य था सौर ऊर्जा का, वो 1 लाख मेगावाट का किया है। इसके लिए हम $100 अरब की निवेश करेंगे। अब दुनिया का कंट्रीब्यूशन $100 अरब होना चाहिए सारे दुनिया को मदद करने के लिए। ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात हो रही है जो नहीं जमा हो रहा है, लेकिन हम तो आगे चल पड़े और हम तो $100 अरब की यानी 6 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। तो हम तो अपने रास्ते चल रहे हैं
और मुझे लगता है दुनिया जो भारत से उम्मीद करती है उससे भारत ज़्यादा कर रहा है और करेगा। हाल ही में चीन और अमेरिका ने एक घोषणा की थी, तो इसकी वजह से सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अब भारत की बारी है, अब भारत कुछ घोषणा करेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता इस बैठक का वो ना एजेंडा है ना कुछ है। इसमें यह है कि भारत अपने INDC जो है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन कंट्रीब्यूशन, जो भारत क्या करेगा दुनिया के जलवायु परिवर्तन के संकट से निजात पाने के लिए, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भी करेंगे, लेकिन हमारे गरीब का भी हमें ख्याल करना है, विकास भी करना है, गरीबी ख़त्म करनी है और उसको एनर्जी एक्सेस, स्वास्थ्य और शिक्षा देना है। और इसलिए विकास और पर्यावरण की रक्षा, इसका संतुलन बनाए रखेंगे हम, और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हम तैयार कर रहे हैं और वो जून के दरमियान तैयार होगा। तो आपको लगता है कि जो यहाँ बातें हो रही है, जो टेक्स्ट तैयार हो रही है, वो सच्ची में होगी और पेरिस में कुछ डील होगी? देखो, अगर लीमा सफल नहीं होगा तो पेरिस के सफलता पर अभी से प्रश्न चिन्ह लगेगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया अपनी जिम्मेवारी समझे। 2020 के पहले भी जिनको काम करना है उनको करना चाहिए, हम तो कर रहे हैं। अब विकसित देश करेंगे कि नहीं ये सवाल है, क्योंकि पूरा एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी भी है। हमें हमारे गरीबी को दूर करने के लिए हमें कार्बन की स्पेस जो है वो मिलनी चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी जब कोई खाली करेगा? खाली कैसे होगी जब लोग जो उन्होंने कहा है वो करेंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो कहा करके दिखाओ। ग्लोबल इंडिया में आगे, हनीमून के दौरान पत्नी की हत्या के मामले में ब्रिटिश एशियाई पति बरी। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मैं हूं अनुराग शर्मा। अब हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। यह सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। मोदी ने योग को जलवायु परिवर्तन के हल की तरह भी पेश किया था। तो इस पर योग प्रेमियों का क्या कहना है, यह जानने के लिए BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय न्यूयॉर्क पहुंचे, जिसे कई लोग अमेरिका का योगा कैपिटल भी कहते हैं। योग ने दुनिया के मंच पर अपने मजबूत पांव रख दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सुझाव के 3 महीनों के अंदर ही संयुक्त राष्ट्र ने भारी बहुमत से योग को गले लगा लिया है। जब हम ये प्रस्ताव लेकर आए तभी 130 देश हमारे साथ आ गए थे, और अब जब ये पारित हो गया है तो हमारे साथ 175 देश हैं। लेकिन जहां मोदी का योग प्रकृति के साथ लय बिठाने वाली जीवन शैली की बात करता है, वहीं दुनिया के कई हिस्सों में ये लुलुलेमन पैंट्स और चमकदार स्टूडियोज में चल रहा अरबों डॉलर का उद्योग है। कुछ लोगों का कहना है कि बदलते मौसम को रोकने में वही योग कामयाब हो सकता है जिसकी जड़ें हिंदू दर्शन से निकलती हों। मुझे नहीं लगता कि अलग अलग योग के तरीके सही मायने में योग हैं। गीता में 4 तरह के योग का जिक्र है, जिनमें से एक है कर्म योग। उसके तहत हम क्या करते हैं, किस तरह की सोच के साथ करते हैं, वो सही मायने में जलवायु पर असर डाल सकता है। ऐसे बहुत सारे योगा स्कूल हैं जो मोदी के योग दर्शन से मेल खाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने योग की भारतीय जड़ों को उखाड़ फेंका है। तो योग के जरिए बदलते मौसम को काबू में लाने के बारे में उनकी क्या सोच है? तारा स्टाइल्स योग की दुनिया में एक तरह की बागी कहलाती हैं। वो एक सफल मॉडल और अमेज़न पर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक स्लिम काम एंड सेक्सी की लेखिका तो हैं ही, उन्होंने स्ट्राला के नाम से योग का एक अलग ब्रांड ही लॉन्च कर रखा है। तो जहां तक जलवायु परिवर्तन के हल की बात है, क्या उनका योग दर्शन उन योग स्कूलों से मेल खाता है जिनकी जड़ें आध्यात्म से जुड़ी हैं? जलवायु परिवर्तन कोई ऐसा अजूबा नहीं है जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। हमने जो चीजें चुनी हैं ये उस वजह से हैं, और अगर हम उससे बदल सके तो ये बड़ी बात होगी। तो लीमा में दुनिया भर से जुटे नेताओं को साफ ऊर्जा और कार्बन क्रेडिट पर बहस करने दीजिए। आप लंबी सांस लेकर अनुलोम विलोम के लिए तैयार हो जाएं। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज़, न्यूयॉर्क।
ग्लोबल इंडिया में खबरें और भी हैं, लेकिन पहले बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। हांगकांग पहुंचे बीबीसी के जॉन सडवर्थ, जहां लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन खत्म हो गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के बनाए काम चलाऊ ढांचे हटा दिए हैं। हांगकांग में करीब 2 महीने से प्रदर्शन हो रहे थे। सितंबर तक प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल थे, लेकिन गुरुवार तक कुछ ही छात्र बाकी बचे। हांगकांग के नए नेता का चुनाव 2017 में होना है। प्रदर्शनकारी चाहते थे कि चीन हांगकांग में निष्पक्ष चुनाव कराए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे बीबीसी के रिचर्ड गालपिन। अफगानिस्तान से गठबंधन सेनाओं के निकलने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। इस बीच काबुल में आत्मघाती हमलों में अचानक तेजी आई है। तालिबान ने पिछले दिनों काबुल के पुलिस प्रमुख को निशाना बनाया था। किस्मत से पुलिस प्रमुख दफ्तर में नहीं थे, लेकिन उनके एक सहयोगी की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में हिंसा में सिर्फ नवंबर में ही करीब 800 लोग मारे गए हैं। नॉर्वे के ओस्लो में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ओस्लो में थी बीबीसी संवाददाता ओरला गुएरिन। मलाला का कहना है कि वो पाकिस्तान लौटना चाहती हैं। मलाला एक दिन पाकिस्तान की प्रधानमंत्री भी बनना चाहेंगी। वहीं कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि नोबेल पुरस्कार से बाल मजदूरी खत्म करने का उनका काम आगे बढ़ेगा। समारोह के बाद ओस्लो में सैकड़ों लोगों ने मलाला और सत्यार्थी के समर्थन में जुलूस निकाला। चार साल पहले जब हनीमून मना रही अनी दीवानी की दक्षिण अफ्रीका में हत्या हुई, तो सबका शक पति श्रियन दीवानी पर गया। पिछले हफ्ते दीवानी को बरी कर दिया गया, पर अदालत में 4 साल चले मामले में बहुत सारे निजी और विवादास्पद रहस्य भी सामने आए। श्रियन दीवानी और अन्य दीवानी की शादी भारत में बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही श्रियन उस होटल में बिलखते नजर आए जहां वो हनीमून मनाने के लिए रुके थे। उनकी पत्नी की हत्या हो गई थी। अन्य का शव दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के बाहरी इलाके में एक लावारिस टैक्सी में मिला था। एक रेस्टोरेंट से लौटते समय उनके साथ लूटपाट हुई। लुटेरों ने श्रियन को छोड़ दिया, लेकिन 28 साल की अन्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। शुरू में पुलिस ने इसे सामान्य वारदात समझा, लेकिन बाद में उन्हें यह शक हुआ कि एक अमीर दंपत्ति इतनी रात को इस इलाके में क्यों आएंगे। जवाब मिला टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगा से, जिसकी गाड़ी श्रियन और अन्नी ने 1 हफ्ते के लिए किराए पर ली थी। जोला ने दावा किया कि श्रियन ने उन्हें और 2 अन्य लोगों को कार लूटने और फिर अन्नी की हत्या करने के लिए पैसे दिए थे। पुलिस श्रियन से पूछताछ करना चाहती थी, मगर वो ब्रिटेन लौट गए थे, जहां उनके डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें सदमा लगा है और वो नहीं लौट सकते। उन्हें केप टाउन लौटाने में 3 साल से ज्यादा का वक्त लगा और इस साल अक्टूबर में मुकदमा शुरू हुआ। लेकिन श्रियन दीवानी के वकीलों का कहना था कि इस बात के भरोसेमंद सबूत नहीं है कि श्रियन अन्नी की हत्या में शामिल थे। हालांकि उन्होंने माना कि श्रियन और अन्नी के रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण थे। श्रियन बाइसेक्सुअल थे और उन्होंने शादी से पहले पुरुष यौन कर्मियों से संपर्क किए थे। खचाखच भरे कोर्ट रूम में जज ने आखिर ये कह दिया कि वो मामला खारिज कर रही हैं। जो एकमात्र गवाह अभियुक्त को साजिश से जोड़ सकता था, उसने ऐसे सबूत दिए जो असंभव लगते हैं। लेकिन अन्नी के परिवार ने फैसले के बाद कहा कि कानून अपना काम नहीं कर सका। ये कभी ना जान पाना कि 13 नवंबर 2010 को मेरी बहन के साथ क्या हुआ था, मुझे और मेरे परिवार को पूरी जिंदगी दुख देता रहेगा। 4 साल तक हम कभी रात को ठीक से सो नहीं पाए। क्या अब हम कभी चैन से सो पाएंगे? इस पूरे मामले में बहुत पैसा और वक्त खर्च हुआ और दोनों परिवारों ने बहुत दर्द भी सहा, लेकिन कई सवाल अब भी बरकरार हैं। बीबीसी रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में आगे एक कूदता फांदता छौना जो छा गया दिलो दिमाग पर। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं अनुराग शर्मा। सीरिया और इराक में सक्रिय इस्लामिक स्टेट की चरमपंथी बीते कुछ महीनों से धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते रहे हैं। उनके दमन का सबसे बड़ा टारगेट यजीदी समुदाय रहा है। कुर्दिस्तान प्रशासन की एक रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि इस संगठन ने 5,500 यजीदियों को मारा है। इस रिपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के सामने रखा जाएगा।
उत्तरी इराक का कुर्द शहर दोहुक। अपना घर बार छोड़ 5 लाख इराकी यहाँ रहने को मजबूर हैं। कुर्द सरकार ने हुसैन हसन को जिहादियों के हाथों यजीदियों के नरसंहार का दस्तावेज तैयार करने का काम सौंपा है। हजारों साल पुराने धर्म को मानने वाले अधिकतर यजीदी इराक के उत्तरी हिस्से में रहते हैं। हुसैन ने इस्लामिक स्टेट के हाथों मारे गए 5,500 से ज्यादा यजीदियों की मौत के सबूत जुटाए हैं। उनके मुताबिक इतनी ही संख्या में आईएस ने महिलाओं, लड़कियों और बच्चों को अगवा किया है। हुसैन ने कई और बड़े नरसंहारों का भी पता लगाया है। इस शरणार्थी शिविर में हुसैन मुझे मोहसिन से मिलवाते हैं, जो हाल ही में एक नरसंहार में जिंदा बच निकले थे, लेकिन उनके पिता और 5 भाइयों की मौत हो गई। मोहसिन बताते हैं कि अपने परिवार के साथ वो पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे जब इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। हमने कहा मुस्लिम होने की बजाय हम मरना पसंद करेंगे। मोहसिन ने बताया कि करीब 30 जिहादी लड़ाकों ने उन्हें पीछे से मशीन गन से छलनी कर दिया। सब खाई में गिरे, वो भी उसमें शामिल थे। मेरे पिता, 5 भाई और चाचा मारे गए, केवल मैं जिंदा बच गया। थोड़े समय बाद ही मोहसिन को पता चला कि उनके परिवार की सभी महिलाओं को भी अगवा कर गुलाम बना दिया गया है। उनकी माँ और बहनें भी उसमें शामिल हैं। मोहसिन का मामला उन हजारों में से एक है जिसकी रिपोर्ट हेग के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को सौंपी जानी है। फिलहाल यहाँ बेघर हुए लोगों की संख्या और बढ़ती जा रही है। बीबीसी रिपोर्ट। पायरेट बे वेबसाइट क्यों हुई बंद और कौन सा था इस साल का ट्रेंडिंग वीडियो? तकनीक की दुनिया की खबरें क्लिक में। स्वीडन में पुलिस कार्रवाई के बाद इंटरनेट पर फाइल्स शेयर करने वाली बदनाम वेबसाइट द पायरेट बे बंद हो गई है। कॉपीराइट वाले कंटेंट को होस्ट करने वाली इस साइट पर पहले ही कई देशों ने पाबंदी लगा रखी थी। ब्रिटेन की रॉयल मेल डाक सेवा ने 3D प्रिंटिंग सेवा का ट्रायल शुरू किया है। ग्राहक अपने डिजाइन भी प्रिंट करवा सकते हैं या वे डाकघर से पेन होल्डर, आईफोन के कवर रॉयल मेल की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। 1635 में शुरू हुई रॉयल मेल इस सेवा से 3D प्रिंटिंग में ग्राहकों की रुचि को भांपेगी। और आखिर में YouTube ने 2014 के ट्रेंडिंग वीडियोस की सूची जारी की है। इसमें मकड़ी के ड्रेस में कुत्ते का वीडियो नंबर 1 पर रहा है। ट्रेंडिंग वीडियो को लोगों के देखने, शेयर करने, टिप्पणी करने या लाइक करने के आधार पर चुना गया है। इसके अलावा आइस बकेट चैलेंज और कई लोकप्रिय म्यूजिक वीडियोस भी सूची में काफी ऊपर रहे हैं। ग्लोबल इंडिया में अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे पाकिस्तान में सेक्स समस्याओं पर सलाह देने वाला टीवी चैनल और भारतीय कश्मीर में पार्कोर खेल के सहारे नई उम्मीदों की तलाश। नैरोगेज या छोटी लाइन की रेलगाड़ियां सैलानियों के बीच अब भी मशहूर हैं। भारत में अभी वे कई जगह हेरिटेज रेलवे का हिस्सा हैं। लंदन में भारत की नैरोगेज रेलगाड़ियों से जुड़ी तस्वीरों की एक नुमाइश चल रही है। ये तस्वीरें एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर की हैं, पर जिस वजह से ये नुमाइश लगाई गई है उसमें फोटोग्राफी के अलावा और भी एंगल है। अमरेश द्विवेदी की रिपोर्ट। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में मेरी मुलाकात कैथरीन एंडरसन से हुई। कैथरीन भारत की नैरो गेज रेल से जुड़ी तस्वीरों की इस प्रदर्शनी की क्यूरेटर हैं। लेकिन कम लोग जानते हैं कि कैथरीन दिवंगत फोटोग्राफर एंगस मैकडॉनल्ड की प्रेमिका हैं और उन्हीं की बदौलत एंगस का नाम और काम आगे बढ़ रहे हैं। When you're bereaved or you know you've lost someone you love, जिसे आप प्यार करते हैं उसे खोने के बाद आप उसकी विरासत कायम रखना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ अतीत से जुड़ी बात ही नहीं, इसमें भविष्य भी शामिल है। एंगस की ये तस्वीरें ऐतिहासिक महत्व की हैं। मैं उन्हें लोगों तक पहुंचा रही हूं क्योंकि एंगस अब जीवित नहीं है। showing Angus's archive of work to the audience it really deserves them because he's no longer alive. एंगस ने करीब 3 साल तक भारत भर में घूमकर छोटी लाइन ट्रेन की सुंदर और रोचक तस्वीरें कैमरे में कैद की थीं। इन तस्वीरों में दार्जिलिंग की मनमोहक वादियों में रेल यात्रा का लुत्फ है, तो ग्वालियर किले की भव्यता को भी ट्रेन के झरोखे से देखा जा सकता है। पटरी पर दौड़ती ट्रेन, उसके भीतर की हलचल, स्टेशन का कोलाहल, यानी जिंदगी का हर राग और रंग इन तस्वीरों में पूरी जीवंतता के साथ नजर आते हैं। full of humanity. ये तस्वीरें मानवता से भरी हैं और इन्हें स्थानीय लोगों के नजरिए से खींचा गया है। उन्हें भव्य बनाने की कोशिश नहीं की गई है।
यहाँ भारत की सच्चाई नजर आती है और यही इन तस्वीरों का सौंदर्य है। And I think that's the beauty of it. These are disappearing railways. ये लुप्त हो रहे रेलवे की तस्वीरें हैं, लेकिन इनका एक चरित्र है। इनमें जीवन के रंग हैं। ये बुरी बात है कि ये खत्म हो रहा है। कैथरीन की एंगस से मुलाकात साल 2003 में हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में हुई थी। उनकी नजरों में एंगस एक शानदार फोटोग्राफर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे। भारत से उन्हें खास लगाव था, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल गुजारे थे। रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ भारत में नैरो गेज ब्रॉड गेज में तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन एंगस मैकडोनल्ड की खींची ये तस्वीरें नैरो गेज और उससे जुड़ी जिंदगी की यादों को हमेशा जीवित रखेंगी। अमरीश द्विवेदी, BBC, लंदन। एक वीडियो पूरी दुनिया को कैसे मुरीद बना देता है, बेंजी उसकी मिसाल है। इंग्लैंड के साउथ यॉर्कशायर का ये लाडला इंटरनेट पर सुपरहिट होता दिख रहा है, लेकिन कौन है ये बेंजी? साउथ यॉर्कशायर के बेंजामिन को मां का प्यार तो नहीं मिला, पर इस वक्त उसे पूरी दुनिया का प्यार मिल रहा है। इस वीडियो के जरिए वो उत्तरी इंग्लैंड का पिग्मी नस्ल का छौना है, जो सबसे पहले BBC टीवी पर दिखाया गया, फिर फेसबुक पर आग लग गई। बेंजामिन यानी बेंजी सेलिब्रिटी बन गया। Don't worry, Benji. It's fine. It's stage fright, I think, isn't it? People are driving miles to come and see him, and there's such a. अब तक 42 देशों में करीब 2 करोड़ 80 लाख लोग BBC के फेसबुक पन्ने पर इस बकरे को देख चुके हैं। भारत से बेंजी को अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों ने फेसबुक पर देखा और पसंद किया। बेंजी का BBC के स्टूडियो आना था कि बस थोड़ी देर के लिए काम थम सा गया। कोई बेंजी की तस्वीर खींचने लगा तो कोई उसे सहलाने की कोशिश करने लगा। सेट पर भूख लगी तो मालिक टॉम हॉर्सफील्ड ने दूध की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। बेंजी ने तुरंत ही सारा दूध गटक लिया। BBC के दफ्तर में बेंजी के लिए बाकायदा खाने का बंदोबस्त था, पर बेंजी को कुछ खास जमा नहीं। BBC रिपोर्ट। फिलहाल लंदन स्थित BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से अनुराग शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।